रेंज देखना जरा। उधर हाँ बेटा सुनिए बच्चों जरा ध्यान से। अंजलि भाई अच्छा सुनिए 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 प्लीज। अरे छोड़ दो सब्जेक्ट। देखो बेटा एक सवाल मेरे से पूछा गया, इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन ये बोला गया है कि स्पीड है जिसका अल्फा मालूम है बेटा। बेटा बात नहीं करना। 11 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। बेटा आराम से प्लीज प्लीज। अल्फा स्टील का मालूम है, फिर दूसरा मटेरियल है ब्रास। ब्रास का अल्फा मालूम है 19 × 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा। बोला है देखो डिफरेंस इन लेंथ इज, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन लिखा है डिफरेंस इन लेंथ इज 30 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर। 30 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे इनका जो लेंथ का डिफरेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट शुड बी द लेंथ देयर लेंथ्स। इनके जो लेंथ होंगे बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगे। देखिए ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। इस सवाल का जवाब प्लीज सुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए प्लीज भैया सुनना। यहां पर बेटा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, कौन किसका अल्फा बड़ा है जल्दी बताओ। ब्रास का। अब अगर किसी ने बोला सर एक काम करते हैं ब्रास का लेंथ बड़ा रख लेते हैं और स्टील का लेंथ मैं छोटा कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर स्टील को मैंने छोटा मान लिया और ब्रास को मैंने बड़ा मान लिया। अब मैं यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बताए बच्चों ब्रास का अल्फा बड़ा है, ऊपर से इसका इनिशियल लेंथ भी बड़ा है। टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा तो ब्रास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और स्टील कम बढ़ेगा। तो क्या इनका जो लेंथ का डिफरेंस है वो फिक्स रह पाएगा? नहीं। इसलिए यहाँ पर सुनिए भाई, इसलिए यहाँ पर हैव सम कॉमन सेंस। यहाँ पर हमें जिसका अल्फा बड़ा उसका लेंथ को छोटा कर दो ना, और स्टील जिसका अल्फा छोटा उसे थोड़ा बड़ा कर दो, ताकि जब वो फैले तो इनका डिफरेंस हमेशा फिक्स रहे। तो इट इज वेरी क्लियर। यहीं पर बच्चे मार खाते हैं। और ये आपको ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे यही कॉन्सेप्ट मिल रहा है। यहाँ पर बेटा हमें किसका लेंथ बड़ा रखना चाहिए? स्टील का। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है L1 और ब्रास का लेंथ कितना है L2, ऐसा मैंने मान लिया। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ बता रहा, मतलब इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ L1 L2 यही मैंने मान लिया। L1 L2 निकालना है। बोला है कि डिफरेंस इन लेंथ इज 30 सेंटीमीटर ऑन ऑल टेम्परेचर। किसी भी समय इनका डिफरेंस 30 सेंटीमीटर का है, यानी L1 - L2 इज 30 सेंटीमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। पहला इक्वेशन। दूसरा किसी भी टेम्परेचर पे, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो स्टील में जितना लेंथ में चेंज होगा क्या ब्रास में उतना ही लेंथ में चेंज होगा? यस, तभी तो डिफरेंस इज सेम। अगर मैं बोलूं ये 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है, भी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा, ताकि डिफरेंस 30 का हमेशा बना रहे। इसीलिए बेटा बोलेंगे पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टील में जितना चेंज आएगा लेंथ में, ब्रास में भी उतना ही चेंज आएगा। बोलो क्लियर हुआ बेटा? प्लीज बातें ना करो। डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2। डेल्टा L1 क्या? डेल्टा L1 L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा लिखते हैं। L1 यानी स्टील का अल्फा 1 इसको कर लो, ब्रास का अल्फा 2 कर लो, तो अल्फा 1 डेल्टा थीटा। फॉर्मूला पढ़े ना डेल्टा L का अल्फा डेल्टा थीटा, और इसका इनिशियल L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। क्या डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल? अच्छा देखो अगर तुम थोड़ा समझदार होते तो क्या यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 10⁻6 कट जाएगा बेटा। यहाँ बचेगा 11, स्टील का 11 है और इसका 19 है, 19 L2। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, क्या लगता है सॉल्व हो जाएगा क्या? एक में करके दिखा देता हूँ। चलिए मान लीजिए L2 की वैल्यू यहाँ पर आएगा 11 L1/19 और ये इसमें रख दीजिए।
L1 माइनस L2 की वैल्यू 11 L1 अपॉन 19 इक्वल टू कितना है 30। 19 एलसीएम ले लीजिए, 19 में से 11 जाएगा कितना होगा 8 L1 बराबर 30। L1 बराबर होगा 19 इंटू 30 अपॉन 8। और ये कितना आएगा बेटा, जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर आंसर 570 अपॉन 8 कर लो ना, 570 अपॉन 8 कर लो आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अरे ये सवाल समझ में आया सबके? आ रहा आंसर? हाँ बिल्कुल आ रहा। हाँ अरे 60 भी दिखा है क्या 60 भी थी, फिर से जल्दी दी 20 मिटा दो बेटा, इसे सीखने को मिला बेटा। प्लीज बेटा प्लीज देखो मिटा रहा हूं। अरे थोड़ा रुक जाओ। देखिए अगला सवाल है बेटा, देखिए बेटा ध्यान से, कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। द टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस का टेम्परेचर दिया बेटा, आराम से सुनना। द टेम्परेचर ऑफ आइस इज -10 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट ऑफ वाटर इज 60 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट ऑफ वाटर इज, और वाटर का कितना टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। सुना ध्यान से। दे आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट, दे आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट, यानी दोनों के मासेस क्या लेने हैं सेम। सुन लो बेटा सुन लो, दे आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स। अब क्वेश्चन यहां पर बोला है व्हाट पार्ट ऑफ द आइस विल बी मेल्टेड, व्हाट पार्ट ऑफ आइस विल बी मेल्टेड, यानी आइस का कितना हिस्सा मेल्ट होगा। अच्छा अगर मैं ऑप्शन लिखूं तो ऑप्शन मेरे को दिया 5/6, 11/6, टोटल आइस मेल्ट हो गया, टोटल आइस मेल्ट्स, और लास्ट ऑप्शन है 5/11। यही आंसर 11/16। भैया तुम पांचों लोग नहीं पढ़ते हो, तुम पांचों लोग नहीं पढ़ते हो। अरे नहीं पढ़ते हो भाई, अब पांचों नहीं पढ़ते हो, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। मिटाएं इधर। देखिए बेटा, देखिए बेटा सुनिए ध्यान से, सुनिए प्लीज। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ आइस, अच्छा आइस वाटर मिक्सचर हुआ ना, ऐसे करेंगे आइस वाटर। अच्छा दोनों को इक्वल अमाउंट में मानना है, क्या माना इक्वल अमाउंट 1 ग्राम मान ले भाई, फ्रैक्शन निकालना है ना, फ्रैक्शन निकालना है तो 1 मान लो। 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम आइस मान लेते हैं और 1 ग्राम वाटर। आइस का टेम्परेचर कितना है बताओ, और वाटर का 60। तो गर्म कौन है वाटर, और ठंडा कौन है चलो आइस। पहले तो हीट लेगा, -10 से 0 पर पहुंचेगा, mh डेल्टा थीटा। m s कितना होगा आइस का, और -10 से 0 तक का सफर 10 का होगा, तो कितना कैलोरी चाहिए 0 तक पहुंचने के लिए। अब 5 से अब मेल्ट होगा ना, क्या इतना 5 कैलोरी लेकर के आइस कहाँ पहुंच जाएगा -10 से 0 पे। उसके बाद मेल्ट होगा ना, मेल्ट होगा तो क्या होता है m कितना 1 और m की वैल्यू 80 कैलोरी, और फर्दर चाहिए पूरा मेल्ट होने के लिए 5 तो चाहिए 0 तक पहुंचने के लिए, और 80 चाहिए मेल्ट होने के लिए। वाटर 60 से 0 पर आएगा mh डेल्टा थीटा, m s की वैल्यू 1 और डेल्टा थीटा 60 से 0। अरे भाई के पास तो 60 है सेल,
5 तो चाहिए, 5 तो ले लेगा। पूरा आइस मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए? 80 चाहिए ना। 5 तो ले लिया, 5 ले लिया, 60 रुपए लो भाई, 5 रुपए ले लो। बचा इसके पास कितना? अब पूरा आइस मेल्ट होने के लिए फर्दर कितना चाहिए? 80, इसका तो 55। क्या पूरा आइस मेल्ट हो पाएगा? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना बोलेंगे? 0। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या बोलेंगे? लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा, मुझसे पूछा है कितना आइस मेल्ट हो जाएगा। तो बोलेंगे सर आइस जो होगा उसका कुछ हिस्सा मेल्ट होगा 55 कैलोरी लेकर के। क्या मैंने 55 कैलोरी सही लिखा? क्योंकि 5 तो चाहिए 0 तक आने के लिए, दे देगा 55 ही तो बचेगा। 55 से थोड़ा बहुत मास मेल्ट हो जाएगा। माना एक मास मेल्ट हो गया तो Q बराबर है मेल्ट। Q की वैल्यू कितना? 55। M1 है, और सर M निकालना है ना। और L की वैल्यू M बराबर कितना हो गया? 11/16। अच्छा, फ्रैक्शन पूछा था। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना मेल्ट हो उसमें से टोटल मास डिवाइड कर लो। 1 ग्राम मैंने माना था ना, यानी जो आएगा 11/16 वही फ्रैक्शन भी हो जाएगा। अरे यार, इसीलिए फ्रैक्शन में 11/16 है। आसान था, इसीलिए मैंने 1 माना था, क्योंकि फ्रैक्शन था वहां पर। इसे 2 ग्राम 10 ग्राम माना बेवकूफी, फिर डिवाइड करना पड़ जाता। अरे m मानोगी तो फिर m को डिवाइड करना होगा। जी सर, दिल्ली पुलिस आप ही की सेवा में है, बताइए सेवा में कोई कमी है क्या? है? हाँ, लेकिन दिल्ली में पुलिस को देखना, मुझे 2 ही जगह पुलिस बहुत बड़ी लगती है, दिल्ली पुलिस और देहरादून पुलिस। कभी आता देहरादून पुलिस को देखना, लाल गोरे चिट्टे एकदम बिल्कुल लंबे चौड़े। और दिल्ली पुलिस को देखना, एक्चुअली क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने मेरा राइटर पकड़ा दिया था एक बार, इसलिए मुझे दिल्ली पुलिस याद रहती है। मैं गाड़ी लेके जा रहा था, राइटर पकड़ा दिया। और कमबख्त बहुत रिजिड होते, सख्त होते कमबख्त, बात ही नहीं सुनते। अब कुछ देने का प्रयास किए, अब मुझे लगा हाँ दिल्ली पुलिस गुड पुलिस। बिठा दें? हाँ भाई, अरे आज झड़ी लग गया, बोलो 50। अच्छा बेटा, एक सवाल और है, जरा सुन लो। क्वेश्चन है बेटा, एक मेटल वायर है जिसका लेंथ L है। अरे सुनना, एक मेटल वायर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन है। सुना प्लीज, अरे सुनो ना। इसे बेटा एक रिजिड सपोर्ट, 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में ठीक से अटैच कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, और कोई टेंशन नहीं है, वायर कोई एक्सपेंशन या कोई कंप्रेशन नहीं, नॉर्मल है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अब बोला इफ दिस इज कूल्ड, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वायर क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा तो ये सिकुड़ना चाहेगा, तो टेंशन अंदर की तरफ लगेगा, सिकुड़ना चाहेगा ना। अब सुनना ध्यान से, तो कहता है द टेंशन इन द वायर विल बी, तो टेंशन इन द वायर क्या होगा? देखो क्वेश्चन बोलता है टेंशन इन द वायर विल बी, टेंशन इन द वायर विल बी, आराम से सुनना, आराम से, टेंशन इन द वायर विल बी, और ऑप्शन में पहला बोलता है प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तीसरा बोलता है इंडिपेंडेंट ऑफ L, L की पावर 0, और लास्ट बोलता है इंडिपेंडेंट ऑफ A, A की पावर 0। तो देखो सिंपल कहानी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है? थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला बोलो जल्दी, Y अल्फा डेल्टा थीटा। और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, पढ़ाया था। तो टेंशन इज इक्वल टू Y अल्फा डेल्टा थीटा इनटू A। क्या टेंशन लेंथ पर डिपेंड कर रहा है क्या? तो सी ऑप्शन हो गया।
क्या बोली? क्या 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 बोला इसने? बुद्धि वाई नहीं दिया तो तुम ये ऑप्शन देखने से मना कर दोगी? ठीक है, ऐसा ऑप्शन है। अरे भाई वाई इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। आज जान दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल 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 दिल्ली पुलिस देखो तुम्हें लोग की सेवा में तो है। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। बेटा तो इसे अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं, बिठाता हूँ, बिठा दो। चलिए अरे 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 रुक जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखो बेटा, एक आयरन का टायर है। अरे भाई साहब आयरन का टायर, हाँ तो ऐसा होता है बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, जिसपे बैलगाड़ी जिसको तुम खींचते हो दिन रात, उसके पहिए पे ना लकड़ी का पहिया बनता है और टायर जो होते हैं ना वो लोहे के होते हैं। ठीक है, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो इंसान कर देते हैं। आपका तो काम है बस खींचना, चिंता ना करो। देखो ध्यान से, एक मिनट उल्टा सुनिए। एन आयरन टायर इज टू बी फीडेड ऑन टू ए वुडन व्हील। देखिए बेटा ये लकड़ी का पहिया है, ध्यान से सुनिएगा। कभी ऐसा पहिया नजर आया है? ये वुडन व्हील है और बेटा इसके ऊपर सुनना, आयरन का स्ट्रिप चढ़ानी है। आयरन की क्या चढ़ानी है? स्ट्रिप। ठीक, आयरन की स्ट्रिप चढ़ानी है। इसका जो डायमीटर है बेटा, इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। कितना बेटा? वुडन व्हील का डायमीटर 1 मीटर। द डायमीटर ऑफ टायर इज 6 मिलीमीटर स्मॉलर देन दैट ऑफ व्हील। और जो आयरन का टायर है, आयरन का जो स्ट्रिप है बेटा, रिंग समझ लीजिए, उसका जो डायमीटर है वो 6 mm कम है। मतलब ये समझिए आयरन का डायमीटर 1 मीटर प्लस 6 मिलीमीटर कम है ना। देखिए सही दिख रहा हूँ? इसका डायमीटर क्या होगा? 1 मीटर माइनस 6 mm। अरे यार 6 mm स्मॉलर, 6 mm स्मॉलर, समझ में आ रहा है? लो उड़ गया बॉस, ये समझ में आया? ये 6 mm कम है। अरे सुन तो लो, तुम लोग का अपना हो गया। यही लोग सवाल पूछे और यही लोग आपस में बात कर रही है, कमाल करती है। ध्यान दो इधर। कहता है द टायर शुड बी हीटेड। अरे भाई हाँ सही बात है, टायर तो फिट नहीं हो पाएगा आयरन वाला। ये आयरन का टायर है बेटा, इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होकर के चिमटे से इसके ऊपर ला करके ठीक से फिट कर देंगे और छोड़ देंगे तो ठंडा होगा तो कस देगा, वुडन वाले व्हील को कस देगा। इससे कभी भी आयरन जो स्ट्रिप है वुडन से अलग नहीं होगा, एकदम टाइटली होल्ड कर देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसे हीट किया गया है। तो बोलता है टेम्परेचर कितना राइज करें जिससे कि यहाँ से इस पे फिट हो जाए। तो बोले वेरी सिंपल, इतना गर्म करो ताकि इसका जो डायमीटर हो कितना बढ़ जाए, 6 mm बढ़ जाए। तो डेल्टा डी बराबर डी अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक करते हैं ना भाई? अरे बोलो क्लियर? अच्छा बताओ बेटा, डेल्टा डी क्या 6 मिलीमीटर होगा और डायमीटर, अच्छा देखो 1 मीटर में 6 मिलीमीटर घटाओगे तो लगभग 1 ही रहेगा ना। इनिशियल डायमीटर इज 1। आयरन का अल्फा दिया है, आयरन का अल्फा नहीं दिया, सॉरी गामा दिया है, गामा दिया है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो बेटा अल्फा कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दो, 1.2 ना, 1.2 इंटू 10 पावर -5। ये लोग ने जितना सवाल सॉल्व कराया सब फालतू ही करवाए हैं, एकदम फालतू के। ऐसा लगता है मतलब लेट नाइट बना रहे होंगे, नींद आ रहा होगा, उसी समय बनाने की सोचे होंगे कि चलो लाओ देख लेते हैं। आई बात समझ में? कितना आएगा बेटा? 600 अपॉन 1.2, यहाँ 10, ये 5 आता है ना, 500 डिग्री सेल्सियस। सी एरिया, जरूरत क्या है एरिया की? डायमीटर बढ़ाना है कि एरिया बढ़ाना है? बोलता एरिया बढ़ाना है तो एरिया लेते, बोला डायमीटर इतना बढ़ जाए कि 6 mm और बढ़ जाए तभी तो फिट होगा। हद है यार।
अगर बोला कि इसको इसमें फिट करना है, 6 mm कम है, एरिया थोड़ी दे कि इतना एरिया कम है, वो 6 मिलीमीटर कम बता रहा है। अब पढ़ाऊंगा, देखिए केटी जी कल दिल्ली पुलिस कल भी आती है, ऐसा कुछ बोला था, ध्यान दे तो मानोगे नहीं। बोलो कौन सा? चलो बेटा मिटाते हैं। बेचारे कुछ लोग अपना नोट्स कॉपी निकाल कर बैठे हैं, 4-5 पेन भी बेंच पे रख रखे हैं, या बस शुरू करो तो अब शुरू होते हैं। मिटा दें ना, अभी नहीं सुनना मुझे। अच्छा बेटा, वुडन व्हील से आयरन व्हील में क्या डिफरेंस दिया, डायमीटर का कि एरिया का? तो जब तुम्हें डायमीटर का डिफरेंस दिया तो तुम गरम करके डायमीटर को ही फिट करोगी ना, तो अपने आप एरिया में फिट हो जाएगा। बोलता एरिया का इतना डिफरेंस है तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। 6 mm डायमीटर में छोटा है तो तुम एरिया लगाओगी। हे शांत ओ चाचा, एक सवाल और देख लेते हैं बेटा प्लीज। अरे अरे अरे, क्वेश्चन बोलता है सम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 1.1 kg ऑफ वाटर। देखो बेटा, अरे भाई चाचा सुनना, देखो बेटा स्टीम है, उसे मिक्स किया गया वाटर से। रुको, सम स्टीम एट 100 डिग्री, स्टीम का मास नहीं मालूम है, मैंने माना m, जिसका मास m है और 100 डिग्री सेल्सियस है, मिक्स्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक वेसल है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। सुनना, इससे मिक्स किया गया, वाटर का मास है 1.1 kg। ध्यान देना, क्वेश्चन समझो। बोलता है 1.1 kg वाटर कंटेन्ड इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg, और इसका कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 0.02 kg। अच्छा एक बात बताओ बेटा, याद है वाटर इक्विवेलेंट का होता था कि कैलोरीमीटर का दिया ना, तो कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी और इतने केजी वाटर की हीट कैपेसिटी सेम होगी। बोला था MS की जगह MWHW लिखना है, ठीक। बोलता मिक्स किया गया और ये टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस है बेटा, ठीक। तो कहता है so that the temperature of calorimeter and its content, इसमें तुमने स्टीम मिला दिया और ढक्कन बंद कर दिया। हमने देखा कि टेम्परेचर जो है 15 से 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 80 हो गया। तो बोलता है व्हाट इज द मास ऑफ द स्टीम, स्टीम कितना हमने मिलाया था। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। ध्यान देना है सभी को। अच्छा बताओ, हीट कौन छोड़ेगा? स्टीम गर्म है। अच्छा, और फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? अच्छा एक बात बताओ, मैं तो चाचा बात कर लो जाके, बात मानता ही नहीं है। अच्छा फाइनली इक्विलिब्रियम सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? अब मेरे सवाल सुनना, स्टीम जब लिक्विफाई होगा तो क्या बनेगा? वाटर। कितना टेम्परेचर पे? और फाइनल टेम्परेचर कितना आना है? यानी वो 100 जो वाटर बनेगा वो 100 से 80 तक ठंडा होगा, वहां भी एनर्जी छोड़ेगा। तो एनर्जी जो छोड़ रहा है वो पहले लिखना, हीट लॉस। पहले तो ये वाटर बनेगा ml, L का 540 होता है, प्लस 100 जो डिग्री से जो वाटर होगा वो 80 पर आएगा। अरे यार ms डेल्टा थीटा होगा, m वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा थीटा। और हीट गेन, हीट कौन गेन कर रहा है? ये वाटर और कैलोरीमीटर बर्तन दोनों हीट गेन करेंगे, दोनों गर्म हो जाएगा। पहले वाटर की बात करें, ms डेल्टा थीटा 15 से 80 तक आ रहा है, ms डेल्टा थीटा। अच्छा मास 1.1 kg है, ग्राम में 1100 ग्राम होगा, ताकि s की वैल्यू 1 रख सकूं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1100, s की वैल्यू 1 और डेल्टा थीटा जल्दी बताओ 15 और 80 का डिफरेंस 65 प्लस। अब कैलोरीमीटर पे बात करते हैं,
कैलोरीमीटर यानी बर्तन की हीट लेगा, वो भी ग्राम होगा। एमएच लेगा, इसका एमएच कितना होगा, एमडब्ल्यू ग्राम होगा। एमडब्ल्यू कितना है 0.02 केजी, ग्राम में कितना होगा बेटा 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 20 ग्राम आएगा। तो 20 into 1 और डेल्टा थीटा कितना 65। नहीं आया समझ में? देख रहे हो, वाटर इक्विवेलेंट इसीलिए पढ़ाया था मैंने। वाटर इक्विवेलेंट मतलब इतने वाटर की हीट कैपेसिटी उस बर्तन की हीट कैपेसिटी के इक्वल है। अरे बोलो क्लियर? हाँ, बस अब इसको सॉल्व करना है। 0 0 0 0। ठीक, बड़ा मजा आ रहा है। चलो सर लगे रहो बस। 56 m। बताओ 65 और 65 कॉमन, 110 में 2 जोड़ेंगे 112। अरे बोलो ठीक, आओ मिलके 5 से, नहीं 5 से नहीं घटेगा, कैसे घटेगा? m बराबर, तो सुनो m बराबर 112 इंटू 65 अपॉन, और इधर कितना है 56, और ग्राम में दिया है, केजी में आंसर दिया है, केजी में दिया है, तो बेटा 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा केजी के लिए, क्योंकि ग्राम में है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। अच्छा 2 बार बेटा, अरे 56 दूना 112, यस 130 इंटू 10⁻³ केजी, यानी 0.13 केजी, 0.130 केजी। लो ध्यान दे दो। बोलो समझ में आया? अरे यार बड़ा भारी प्रश्न था, है ना? केटीजी में कहां तक पढ़ा था ये बताना। अजम्पशंस हो गए थे क्या? अजम्पशंस हो गए थे ना? आओ आज केटीजी का लगभग मामला खत्म कर देते हैं, ज्यादा नहीं बचा है। बस गॉस थर्मोडायनेमिक्स के बाद हीट ट्रांसफर है और यूनिट खत्म, दिल पे मत दो। और क्या मिटा दे बेटा। चलिए देखिए, ओ चाचा सुनना, भैया सुनो, भैया सुनो, यहाँ पर बेटा हम लोग कल केटीजी में अजम्पशंस पढ़ चुके थे। लिखिएगा बेटा, हेडलाइन दीजिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस on the wall of vessel, समझिए ध्यान से, on the wall of vessel। देखिए इधर सुनिएगा ध्यान से, मैं इधर हूं, मुंडी के ऊपर कर लीजिए। अब यहां पर बेटा सबसे पहली बात तो, जैसे मैंने सपोज करा ये एक वेसल है, रुकिएगा ध्यान से, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आराम से समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए इसको। मैंने ऐसे सपोज करा कि यह एक क्यूबिकल वेसल है, इसका साइड का लेंथ a है, और इसमें मैंने आइडियल गैस भर दिया। आइडियल गैस में मैंने बोला था पार्टिकल को आप छोटे से स्फेरिकल बॉल मानेंगे, बोला था ना, स्फेयर मानना, स्मॉल स्फेयर बोला था, न्यूटन इलास्टिक। क्या होता है बेटा कि ये जो छोटे छोटे स्फेयर होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, ब्राउनियन मोशन, इधर उधर भागते रहते हैं, और ये दीवारों से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल का, इस पार्टिकल का वॉल से कोलिजन होता है, कोलिजन में फोर्स लगता है, और हर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे प्रेशर बोलते हैं। जैसे इस कमरे में एयर भरा है, वो वॉल से टकराते हैं, वॉल पे प्रेशर लगता है, यही प्रेशर मुझे बताना है। पहले मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर जो प्रेशर होता है बेटा, वो पहले मेरी बात सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन जो फॉर्मूला पहले वो सुनो। जो फॉर्मूला बेटा वो ये है कि 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। पहले सुन लो ध्यान से, मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ। पहले देखो, आपको पहले तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, याद रख लेना है। किसी भी वेसल में, अच्छा
ये जो फॉर्मूला है P बराबर P इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी एंड V RMS पे अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सुनना, तो ये फॉर्मूला एवरी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर हमने किसी वेसल में गैस भर दिया और हमसे बोले यार उसकी वॉल पे प्रेशर कितना लगता है, तो 1/3 रो V RMS का स्क्वायर। क्या यहाँ पे प्रेशर शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो हमारा आंसर है नहीं। यानी वेसल का शेप चाहे कुछ भी हो, प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि शेप ऑफ द वेसल क्या है। क्लियर हुआ? ये अब यहाँ पर जो मैंने बनाया, तो ये जो फॉर्मूला जो एक्सप्लेन किया गया वो इस वेसल को लेकर के सपोज करके एक्सप्लेन किया गया, जिससे आसानी से समझ में आ जाता है। बस अब ध्यान से सुनिए, इसमें बेटा एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। पहले मेरी बात सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। देखिए इसमें जो एक्सप्लेनेशन में जो कुछ कुछ बातें होंगी वो बड़ी काम की है, उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है ना। और मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले सुनिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन ये सिंपल कहानी है। बोलता है कि मान लीजिए कोई आप एक पार्टिकल पकड़ लीजिए, हमने पार्टिकल ये समझ लिया, लेट अस सपोज दिस, माना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बेटा ये जेड एक्सिस है। सुनिएगा आराम से, हमने ये पार्टिकल कंसीडर करा, इस पार्टिकल में वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx है, y कंपोनेंट vy है और z कंपोनेंट vz है। अब हम किसी एक वॉल को देखें, मान लीजिए ये वॉल पे हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। ये वॉल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इस वॉल को अगर मैं फर्स्ट वॉल कह दूँ तो 1 कर देता हूँ, इसके अपोजिट वॉल ये यहाँ पर है, उसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, दिस इज द सेकंड वॉल। मैं बोलूँगा इस वॉल से टकराने के लिए, कोलिजन करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? Vy, Vz और Vx। कौन सी वेलोसिटी की वजह से इससे टकराएगा? Vx। हम बोलेंगे ये पार्टिकल Vx वेलोसिटी से इस वॉल से टकराएगा, इस वॉल से टकराने की ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। जब ये ऐसे करके टकराएगा तो ये ऐसे करके सेम स्पीड से लौटेगा। तो एक पार्टिकल के टकराने से मोमेंटम में चेंज है ना, ये वन पार्टिकल है बेटा, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, एक पार्टिकल के टकराने से मोमेंटम में चेंज। देखिए Vx से गया, Vx से लौटा, तो द चेंज विल बी 2Vx और m से मल्टीप्लाई करें, मोमेंटम है तो 2mVx। ये समझ में आ रहा है कहां से आया? याद कीजिए, एक बार हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी v स्पीड से आया और v स्पीड से लौट गया तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ऊपर जा रहा प्लस में, माइनस इनिशियल नीचे जा रहा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 2। ये तो बताया हुआ है पहले से, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम बोलेंगे सर एक पार्टिकल के टकराने से यहाँ पे सर 2mvx होगा। अब ये पार्टिकल टकराया, टकराने पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल। ये मैं बेटा फोर्स लिख रहा हूँ एक पार्टिकल के टकराने से। अच्छा बताइए फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2mvx और अपॉन टाइम। यहाँ पर बेटा मैं एवरेज फोर्स लिखूंगा। एवरेज फोर्स कैसे लिखूंगा ये सुनो। मैं पहले एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्या हुआ, मेरे से एक सवाल ये पूछा गया, एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा जो कि SC वर्मा में दिया हुआ ये सवाल। उसमें सवाल में बड़ा सिंपल सा ये कहा गया, एक पार्टिकल है भैया, इसको यहाँ से छोड़ा गया, एक साइड से छोड़ा गया। हमने कहा चलो भाई एक साइड से छोड़ा गया, बोला कि एक साइड से छोड़ा, टकराने के बाद ये पार्टिकल वहीं तक जाके पहुंच जाता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। पूछा ये गया कि बताइए ये जो फ्लोर है वो इस पार्टिकल पर एवरेज फोर्स कितना लगाएगा। अब मैं सोचा एवरेज फोर्स, तो मैंने सोचा कि भाई देखो जब ये पार्टिकल यहाँ से गिरेगा स्पीड आएगा, स्पीड आ गया, यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड होगी, थोड़ी देर के लिए भी मान लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन है उतने स्पीड से लौटेगा। तो मैं सोचा यार चेंज इन मोमेंटम तो बहुत इजी है 2mv, बट टाइम क्या लिखें, और टाइम की कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में ये था कि यार ये जितने देर तक यहाँ पे वॉल के कांटेक्ट में रहा वही टाइम लिखना पड़ेगा। वो टाइम क्वेश्चन में दिया ही नहीं है,
एक लाइन का सवाल है, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट एज, इट कोलाइड्स विद द वॉल इलास्टिकली, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। मैं यहाँ पर अटक गया सवाल में, भाई चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है फोर्स, तो टाइम कितना लूँ, टाइम दिया ही नहीं है, नहीं बना मेरे से सवाल। मैंने फिर सोल्यूशन देखा, बोला एवरेज कैसे निकालते थे, जैसे एवरेज स्पीड निकालते थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ले लो, टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से, जब भी एवरेज होता है तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी लेते हैं। तो मेरे समझ में अच्छा ये टोटल टाइम पूछ रहे थे, अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम सबको पता है √2h/g, और फिर जाने का भी टाइम उतना ही √2h/g। मैंने यहाँ वैल्यू रखा, फटाक से आंसर आ गया। तो एवरेज फोर्स में जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा, बोल रहा ऑन एन एवरेज फोर्स कितना लगाएगा ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल इस वॉल से टकराने के बाद दोबारा इससे कितने टाइम बाद टकराएगा, यहाँ से चलेगा ये ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे आएगा, तो यहाँ से टकराने के बाद दोबारा कितने टाइम बाद कोलाइड करेगा ये टाइम देखना होगा। अच्छा बेटा ये देखो डिस्टेंस ए है, ये है ना, बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है a, स्पीड कितना है dx, a/bx होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड a/bx होगा। अच्छा a/bx आने में a/bx जाने, तो टोटल टाइम कितना होगा 2a/bx, bx ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक पार्टिकल जब टकराता है तो फोर्स समझ में आया कैसे लगेगा, 2a/bx एवरेज फोर्स है। अब अगर मुझसे कह रहा है टोटल फोर्स यानी एक पार्टिकल से ये फोर्स लगा, अगर मुझसे कहेगा टोटल एवरेज फोर्स लिखो, तो मैं बोलूंगा यार सबका फोर्स जोड़ दो, सबका फोर्स ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं, पहले पार्टिकल का Vx1 का स्क्वायर बाई a, ये पहला पार्टिकल है जिसका x कंपोनेंट मैंने Vx1 माना। फिर दूसरा पार्टिकल अमित जी बोल में, तुम बेटा फ्यूज हो रहे थे, तुम बेटा जब गए तुम्हारा फ्यूज हो रहा है, ऐसे कर रहा है, अरे मैं तो टोक लिया वरना मुंडी गिर जाती तुम्हारी। और जुगाली क्या कर रहा है, क्या जुगाली कर रहा है, च्युइंगम खा रहा है, च्युइंगम खा रहा है। अबे कम्बल च्युइंगम खाने के बाद नींद आ रही है कम्बल। देखिए इसमें बेटा मेरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कुछ समझाना। अरे एक सवाल दूंगा ना तुम्हारे जाम कहीं पूछा हो बस सारा रायता फैल जाएगा। सुनो पहले, अच्छा हर पार्टिकल का मास सेम और ए भी सेम, बोलो ना, हर पार्टिकल का मास और ए भी, तो डिफरेंट क्या रहेगा, सबका एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी डिफरेंट होगी, किसी की होगी ही नहीं, किसी की उल्टी होगा ना भाई। तो सबका जो भी है, जीरो है तो जीरो रखेंगे, 1 है तो 1 रखेंगे, -1 क्या सबका Vx2 स्क्वायर Vx3 स्क्वायर ऐड होगा, जल्दी बताओ ना, अरे बताओ ना, ये पहले यहाँ तक पहुंचो बेटा, प्यार से लिखो जल्दी। शान बहुत अच्छी बात करते हैं आप, अब बात करने में माहिर है आप। लिखो ना जरा पेन तो कितना पेन दे दीदी को, पेन दे भाई कृपया आराम से, बहुत बढ़िया। पेन देना था बस, हो गया बेटा। फेसबुक में मैंने देखा एक छोटी सी वीडियो क्लिप आ रही थी जिसमें लिखा, मैंने देखा उसमें ये था, एक स्कूटर चला रही थी लड़की,
उसका स्कूटर गिर गया तो उधर से पूरी भीड़ उसको बचाने आ गई। और उसके बाद ठीक थोड़ी देर बाद उसके बाद एक स्कूटर में लड़का चल रहा था, उसका स्कूटर गिर गया, एक भी बचाने नहीं आया उसको। वो बेचारा कभी उठा। अपना ये है कार्य। ऐसा ये बेचारे लड़कों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। मैं हूँ यार तुम लोग के साथ, ऐसा मत यार, लड़कों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत नाइंसाफी हुई है। अभी हाल ही मैंने देखा चित्रा त्रिपाठी है ना, वो तुम लोग को नहीं पता होगा, तुम लोग तो बैठ हो। चित्रा त्रिपाठी आज तक वाली, आज तक की एंकर है, और उसका एक कवि सम्मेलन में वो स्टेज प्रोग्राम को वो होस्ट कर रही थी। उसमें एक आता वो कवि और बोलता है कि फेसबुक की दुनिया जो है वो नकली दुनिया है, कोई भी रियल नहीं है, सब बेवकूफ बनाते हैं। उसने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल लिया। उसने बोला कि अगर चित्रा त्रिपाठी जी अपनी फेसबुक पे फोटो लगाए और बोले आज मैंने बस में यात्रा करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, नीचे कमेंट्स आएंगे आप कितनी सहज है, आप कितने डाउन टू द अर्थ है, कभी आप अगर बस से यात्रा करें तो हमें भी बुला लिया करें। अच्छा वो कभी बड़ा सही बोला। अब बोला कि उसके बाद अगर मैं अपनी फोटो लगा करके फेसबुक पे और ये लिखूं कि आज मैंने बस से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचा, नीचे कमेंट आएंगे तो दूसरा बोलेगा तेरी औकात ही है ये। तो ये जो नकली दुनिया है, तो ये जो नकली दुनिया है इसमें लड़कों का बड़ा बुरा हाल है भाई। चिंता मत करो, लड़कों साथ है। मिटा दे बेटा, मेरा मिटा दो। देखिए बेटा आराम से, चाचा इधर सुनिएगा। यहाँ पर बेटा अब आप बिल्कुल उस लाइन पे आ गए जो मेन लाइन है जिससे मुझे बताना है, और इस पे बेस को अभी मैं तुरंत सवाल करा दूंगा। यहाँ पे m इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, क्या मैं इसको सिग्मा bx स्क्वायर लिखूंगा? बोलो सही लिखा। सिग्मा का मतलब क्या बेटा? समेशन है ना, हर पार्टिकल के x कंपोनेंट का स्पीड का स्क्वायर है, उसका सम है। अच्छा ध्यान दीजिए, नाउ प्रेशर अगर मुझसे पूछा जाए कि प्रेशर ही तो फाइंड करना था। अच्छा बताओ बेटा, प्रेशर क्या फोर्स अपॉन एरिया होता है? ठीक, तो प्रेशर बराबर फोर्स में ये वैल्यू है मास अपॉन एरिया। एरिया मतलब a स्क्वायर होगा, फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स की वैल्यू m/a सिग्मा bx स्क्वायर। अच्छा जरा ध्यान देना, क्या a × a स्क्वायर क्या a³ हो जाएगा, और a³ क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी, लेकिन मास एक पार्टिकल का, गैस का मास नहीं है। रुकना ध्यान से, मैं इधर मिटा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूँ, n से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ और n से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ। n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा सुनो, एक पार्टिकल का मास m है, मैं बोले इस गैस में 100 पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल का मास हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे गैस का ही मास मिल जाएगा ना। और मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। अब ना तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया डेंसिटी और सिग्मा bx स्क्वायर बाई n। ना अब सुनना ध्यान से, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस ऑफ केटीजी में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि इस वॉल पे प्रेशर देखो या इस वॉल पे प्रेशर देखो या सामने वाले वॉल पे प्रेशर, क्या प्रेशर हर जगह सेम होगा? अगर मैंने इस वॉल पे प्रेशर निकाला है, अगर मैं बोलूं इस वॉल पे प्रेशर कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? जो y एक्सिस की तरफ वाला वॉल पड़ रहा है ये वाला, इस पे प्रेशर क्या लिखोगे? सिग्मा Vy स्क्वायर अपॉन n, ये लिखोगे ना। इसका मतलब अगर प्रेशर सेम है, डेंसिटी भी सेम है, n भी सेम है, यानी सिग्मा bx स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा Vy स्क्वायर।
इसलिए बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना। पहले पार्टिकल का टोटल स्पीड है v, क्या v स्क्वायर, क्या vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर की इक्वल होता है? क्या आप सभी लोग जानते हैं? अगर किसी वेलोसिटी का x और y और z कंपोनेंट मालूम है, क्या नेट वेलोसिटी हम नहीं लिख सकते ऐसे? अरे मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं। ये पहले पार्टिकल का है, दूसरे पार्टिकल के लिए भी आप यही करेंगे, vx2 का स्क्वायर प्लस vy2 का स्क्वायर प्लस vz2 का स्क्वायर, क्या ऐसा ही करेंगे? जितने पार्टिकल है nth पार्टिकल की स्पीड लिखेंगे vn स्क्वायर, क्या आप ऐसे लिखेंगे vxn का स्क्वायर प्लस vyn का स्क्वायर प्लस vzn का स्क्वायर। आराम से समझना, बहुत आसान है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं बेटा, तो बताइए यहां पर ऐड करूं, इनको ऐड करूं तो क्या ये सिग्मा v स्क्वायर हो जाएगा? क्या ये सिग्मा vx स्क्वायर हो जाएगा? सभी का x कंपोनेंट का स्क्वायर का सम है। क्या ये सिग्मा vy स्क्वायर हो जाएगा? जल्दी बताओ। क्या ये सिग्मा vz स्क्वायर हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये समझ में आ रहा है? इधर मैं बिठा रहा हूं और अब आप बहुत आराम से सही जगह पर पहुंच गए हैं। क्या तीनों ही सिग्मा vx स्क्वायर, सिग्मा vy स्क्वायर, सिग्मा vz स्क्वायर सेम होना चाहिए? बोलो, यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि सिग्मा vx स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, क्यों सेम होना चाहिए? जल्दी बताओ। क्योंकि प्रेशर सेम हो जाएगा, इसीलिए प्रेशर सेम है हर वॉल पे, तो प्रेशर सेम है, इसलिए इनका ये वेलोसिटी वाला जो स्क्वायर का सम है वो सेम होना चाहिए। तो बहुत सिंपल, सिग्मा v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा vx स्क्वायर। क्या ये तीनों बराबर हैं? तो 3 नहीं हो जाएगा, 1 2 3, 3 सिग्मा vx स्क्वायर। तो क्या सिग्मा vx स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास सिग्मा v स्क्वायर बाई 3 होगा? होगा कि नहीं होगा? ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ ये लाइन और फिर ये लाइन। सो 10 हम यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला P बराबर रो सिग्मा vx स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा? जरा देखना, सिग्मा v स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। देखिए अभी तक यहाँ तक पहुँच गए, 1/3 रो सिग्मा v स्क्वायर बाई n। इसको बोलते बेटा मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते इसको बेटा? अभी बताता हूँ, पहले यहाँ तक लिख लो, अभी बताता हूँ, ये जरूरी था ये सब नॉलेज होना। जरा ये देखो, ये केटीजी वाला मॉडल है, रुक जाओ, मुझे जरा सब बता लेने दो। ये केटीजी इसमें हाँ लिखा है केटीजी में, केटीजी अच्छा मेरे को। सब लोग शांत रहना, धैर्य रखना, सब अच्छा होगा, घबराना नहीं। लिख लो पहले बेटा, लिख लो। शाम केवी बेचारा सो गया, ठीक है, केवी अपना आराम से जो है। मनोज कुमार सिंह भाग गया बेटा, आंखों में नींद भरी हुई है। हाँ दिख रहा बेटा, नहीं सर बोल रहा है। सर सो रहे हैं आराम से, विकेट गिरा हुआ है सबका। अब वक्त ये पढ़ना लिखना कौन बनाया? कौन सा वो देश है जिसने कंपटीशन का पैटर्न लाया? बताओ कौन सा देश है वो? इंडिया। चाइना। कंपटीशन का पैटर्न चाइना ने लाया है। अब से बेटा कि कंपटीशन करा करके और फिर बच्चों का एडमिशन हो या नौकरी लगे, ये पैटर्न चाइना ने कराया खंबाकर। और उसके बाद इसी पैटर्न पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है।
पहले कहते थे कि घर से बुला बुला के ले जाते थे लोग नौकरी करने के लिए कि चलो बढ़िया है, और तब भी कोई नहीं जाते थे। बिल्कुल सही बात बोला, तब भी कोई नहीं जाते थे। अरे हम किसी की नौकरी करेंगे? आराम से। लेकिन एक बात है, जीवन में एक बार सिलेक्शन तो सवाल निकालना ही पड़ेगा। मतलब किसी न किसी एग्जाम को क्रैक डाउन तो करना पड़ेगा। मतलब अगर तुमने पूरे जीवन में एक भी एग्जाम अगर क्रैक नहीं किया तो तुम 5 साल बाद 10 साल बाद अपने लाइफ का एनालिसिस करोगे तो मुफलिसी, तन्हाई, नो फ्रेंड्स, नो सोसाइटी, नो औकात, ऐसी चीजें आएंगी तुम्हारे सामने, है ना। और एक भी एग्जाम तुमने क्रैक कर दिया तो फिर समझो कि ये सारी चीजें तुम्हारे पास कभी नहीं फटनेगी। फिर तो यश, ठीक है, यश मतलब यश, हर्ष, जो भी है ये सब रहेंगे। बेटा है ध्यान दीजिए, ये सुनिए, यहाँ पर सुनो बेटा, ये जो प्रेशर है बेटा, इसमें ये पॉइंट सुनने वाली बात है। यहाँ पर सुनना, ये जो सिग्मा बी स्क्वायर बाई एन है, इसको जरा सुनो, सुनो पहले सुनो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट सुन लो ध्यान से। सिग्मा बी स्क्वायर बाई एन क्या है? जैसे अगर मैं फिर से बताऊं तो सिग्मा बी स्क्वायर यानी पहला कोई पार्टिकल पकड़ लो, उसका स्पीड, उसका टोटल स्पीड है, उसका स्क्वायर, फिर v2 स्क्वायर, ऐसे करके vn स्क्वायर अपॉन n नंबर ऑफ पार्टिकल। इसलिए इसको बोलते बेटा कि आपने जो सिग्मा बी स्क्वायर का ये किया, आपने पहले तो मीन निकाला। मीन मतलब कैसे निकालते हैं? ऐड करके नंबर से डिवाइड कर देना। आपने मीन निकाला, लेकिन मीन किसका निकाला? स्पीड का पहले स्क्वायर करा फिर मीन निकाला। इसको बोलते बेटा मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मीन स्क्वायर स्पीड। रुकिएगा, मीन स्क्वायर स्पीड। और यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रुकिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये जो चीज बताई गई बेटा इसको सुनिए। अच्छा, नाम से क्लियर है, मीन स्क्वायर स्पीड का रूट मतलब बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हो? अंडर रूट करना है मीन स्क्वायर स्पीड का रूट। और मीन स्क्वायर स्पीड क्या? सिग्मा बी स्क्वायर बाई एन। इसी का रूट लेना है। वी हैव द आरएमएस स्पीड। रुकिए, काम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बनेगा। केटीजी में केवल यही ट्विस्टिंग पॉइंट है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। केवल यही पॉइंट है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आता है। अगर आप मेरी बात ठीक से सीख लेंगे तो आसान लगेगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड वी आर एस अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन। आ रहा समझ में? अच्छा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन की वैल्यू आप वी आर एस का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताइए, अगर मैं बोलूं सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन की वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए। वी आर एस का स्क्वायर होगा क्या? इसीलिए बेटा यहाँ पर जो t बराबर 1/3 रो सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन है, इसकी जगह पे क्या लिखा गया है? वी आर एस का स्क्वायर। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला ऐड करते हैं, p बराबर 1/3 रो वी आर एस का स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखो ये दिख रहा है,
से बेटा, आराम से, आराम से। हो गया, मिटाया जाए। इधर की साइड मिटा दूं, इधर मिटा रहा। तो फाइनली आपने प्रेशर का फॉर्मूला देखा। फाइनली प्रेशर आपने देखा P बराबर 1/3 रो और सिग्मा V स्क्वायर बाई एन की जगह V आर इसका स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये देखिए प्रेशर का फॉर्मूला ये है, हम सभी को याद रखना पड़ेगा, हम सभी को ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो मैं इस पे एक सवाल कराता हूं बेटा, देखिए क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लिख लिया, मिटा दूं? अब ध्यान दीजिए बेटा, जो मैं सवाल समझा रहा हूं उसको सुनिए, जो मैं सवाल समझा रहा हूं उसको समझिए। ये क्वेश्चन एम्स 2014 का है, एम्स 2014 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सुनिए, पहले क्वेश्चन को सुनिए। ये कह रहा है a gas is, सुनिएगा पहले ध्यान से, a gas is at temperature T, a gas is at temperature T Kelvin if mass of one molecule, देखना बेटा ध्यान से, if mass of one molecule, if mass of one molecule is small m, its, सुनिएगा ध्यान से, its compound of velocity, its compound of velocity in x direction is Vx, कंपोनेंट होना चाहिए, कंपाउंड लिखा है कंपोनेंट, component of velocity in x direction is Vx, then find mean of its Vx square। देखो बेटा एक मिनट सुनो, अब ये सवाल नॉर्मली अगर मैं आपको केवल इतना ही बताता, एक मिनट सुनिए पहले ध्यान से, अब ये क्वेश्चन मत लिखिए, अभी पहले मेरी बात सुनिए कि अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता कि बेटा किसी वेसल में गैस भरा है, प्रेशर 1/3 रो वी आर का स्क्वायर होता है, चलो हो गया तुम्हारा थ्योरी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग ये होती कि इस सवाल को आप समझ नहीं पाते कि ये सवाल क्या कह रहा है। आपको उसमें Vx स्क्वायर का सिग्मा, उसका मीन, ये सब आपको दिक्कत करता, इसलिए मैंने ये पूरी बात पढ़ाया है। जो भी पढ़ाया एक बार जरूर रिवाइज करिए घर पर जाकर के, एक ही बात तो देखना है ताकि इस जैसे क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन न रहे। अब सुनिए, इस सवाल को सुनिए कैसे बना रहे हैं, पहले आराम से सुन लीजिए, समझ लीजिए ताकि आप ये सवाल समझ सकें। देखिए बेटा, अ गैस इज एट टेम्परेचर T, एक गैस T टेम्परेचर पर है, ओके चलो बढ़िया शानदार। इफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज m, अरे भैया एक मॉलिक्यूल का मास कितना बेटा m, चलो ठीक। इट्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज vx, फाइंड द मीन ऑफ vx स्क्वायर। अच्छा बेटा मुझे क्या पूछा है, सिग्मा vx स्क्वायर अपॉन n। ध्यान दीजिए, पहले तो देखिए vx स्क्वायर का मीन समझ में आता है, ऐड करना और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, सिग्मा vx स्क्वायर बाई n सॉल्व करना, ये सॉल्व करना। रुकना भाई ध्यान से, अब सिग्मा vx स्क्वायर बाई n कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको अभी समझाया था, बिल्कुल आराम से सुनना, मैंने आपको अभी समझाया था सिग्मा v स्क्वायर क्या 3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा vx स्क्वायर होता है, ये समझाया था क्या अभी आपको। देखिए ये वाला लाइन आ गया ना काम, ये सिग्मा v स्क्वायर के बारे में सर आपने बोल रखा है,
3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा वी एक्स स्क्वायर। इसलिए वो लाइन पर मैं लेके आया, बोला इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान देना। अब देखिए मैं सिग्मा वी एक्स स्क्वायर बाई एन कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा सर प्रेशर का फॉर्मूला अभी आपने बताया था, देखिए ध्यान से, 1/3 रो वी आर एस का स्क्वायर, ये कराया मैंने, आराम से सुनिए। मुझे टेम्परेचर का टर्म दिया है, ये टेम्परेचर दिया ना, क्या हम जानते हैं TV इक्वल टू nRT, जानते हैं हम लोग, तो क्या मैं n kBT ले लूं, बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं kB के टर्म्स में, तो मैं n kBT अपॉन V कर लूं, चलेगा। अच्छा, क्या डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, एक मॉलिक्यूल का मास m है, n मॉलिक्यूल का मास m into n होगा, और अपॉन वॉल्यूम यही लिखते हैं ना। अब वी आर एस का स्क्वायर, याद करो वी आर एस का स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा था, सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन, याद करो ऐसे लिखा था मैंने, याद करो मैंने लिखा था, वी आर एस लिखा था ना, देखो कितना 2-2 3-3 इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है। वी आर एस का होता था रूट अंडर सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन, स्क्वायर है सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन, बोलो क्लियर। क्या मुझे निकालना है जल्दी बताओ, मुझे निकालना है सिग्मा वी एक्स स्क्वायर बाई एन, ये निकालना है ना, इसके लिए मुझे पहले सिग्मा वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अच्छा एक काम और करो, इसमें n से डिवाइड, इसमें भी n से डिवाइड, क्या मुझे निकालना है सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन निकालना है सर, अगर ये काम करे मजा आ जाए, बोलो क्लियर। अरे भाई दोनों तरफ n से डिवाइड कर दिया, मुझे ये निकालना है ना, ये निकालना है, ये निकाल दो 3 से डिवाइड कर लेंगे, बोलो कैसा, यहाँ लिख भी देते हैं। अच्छा देखो ये n से n कट जाएगा, ये b से b कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 kBT लिख दूं, अपॉन एन भी नीचे पहुंचा दूं, और सिग्मा वी स्क्वायर बाई एन की जगह पर 3 सिग्मा वी एक्स स्क्वायर बाई एन लिख दूं, 3 सिग्मा वी एक्स स्क्वायर बाई एन लिख दूं, अरे वो क्लियर। और अब क्या कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, देखो सिग्मा वी एक्स स्क्वायर बाई एन की वैल्यू कितना है, kBT अपॉन एन, मैं आंसर मिलाता हूं। सी ऑप्शन देखता हूं, 26 का सी, प्रीवियस ईयर नीट 26 का सी। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल को बनाने के लिए क्या जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया वो आना चाहिए। अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं याद रखना है तो आपको 3 बातें याद रखनी है, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, क्वेश्चन परफेक्टली बनेगा। पूरा डेरिवेशन भी याद नहीं रखना, आपको 3 बातें याद रखनी है, पहले इसको नोट कर लो, फिर वो 3 बातें दिखा देता हूं। बोलो बेटा ये क्लियर हुआ ना, अब 2-3 बातें जो है वो नोट कर लो और उसे ही याद रखना, एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। अच्छा है, बढ़िया है। शैलेश के पापा सोचते हैं कि नीट 2021 उसके लिए अच्छा है। शैलेश है ना तुम, क्या नाम तुम्हारा, का नाम क्या है, तेरा देख रहा हूं मैं, तेरे राइट में विवेक। विवेक के पिताजी सोचते हैं कि विवेक मेरा बच्चा नीट सेलेक्ट होगा, क्रैक करेगा और मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, ऐसा तुम्हारे पापा सोचते होंगे ना बेटा। क्या कहाँ जाना है, अच्छा एयरफोर्स में जाना है,
अच्छे से भटके हुए प्राणी, आज तक तुमको पता ही नहीं तुम्हें बनना क्या है। तुम्हारा दोस्त कहता है एयरफोर्स में जाना है, तुमको खुद लगता है कि हम मेडिकल में जा सकते हैं। कुछ क्लियर ही नहीं है इसका। मिटा दो बेटा। अब सुनिए, रुकिए ध्यान से। चलो ध्यान से बताओ, आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। चलो बताओ बेटा। प्रेशर में अगर गैस भरा, प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। 1/3 रो आरएमएस का। अगर कोई बुक में लिख देगा 1/3 रो सी स्क्वायर, कभी कभी आरएमएस में सी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बात है, चलेगा। दूसरी बात, अच्छा बताओ, क्या वी आरएमएस का स्क्वायर इज द सिग्मा वी स्क्वायर का एन होता है? ये सही लिखा है, ये पॉइंट सबको याद होनी चाहिए। अच्छा बताओ, सिग्मा वी स्क्वायर का एन को क्या बोला जाता है? मीन स्क्वायर स्पीड। सबको याद रख लेना चाहिए, मीन स्क्वायर स्पीड, ये सबको याद होना चाहिए। क्लियर? तीसरी बात, क्या हम बोलते हैं बेटा सिग्मा वी स्क्वायर इज द 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा वी एक्स स्क्वायर? ये बोलते हैं। बस इन 3 बातों से तुम्हारा काम हो जाएगा। बस ये 3 बातें याद रख लो, इन 3 बातों से तुम्हारा काम हो जाएगा। शांति बच्चों, एकदम शांति रखो। तो बेटा सुनो, चाचा चलो देख लिया। अब यहाँ पर बेटा हम लोग जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल में 3 तरह के स्पीड होते हैं। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। क्या हम 3 तरह की स्पीड पढ़ते हैं? अच्छा सुनो, सुनो, हम 3 तरह की स्पीड पढ़ते हैं। कौन कौन से स्पीड पढ़ते हैं? आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, क्या आरएमएस स्पीड अब आपको फुल फॉर्म मालूम है? आरएमएस स्पीड का रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा देखो बेटा, मुझसे ये पूछा जाएगा आरएमएस स्पीड हम क्यों पढ़ते हैं? रुको रुको रुको, अगर मुझसे कहा जाएगा आरएमएस स्पीड क्यों पढ़ते हैं, बोलेंगे पहला प्रेशर सॉल्व करने के लिए, डेरिवेशन जरूर पढ़ा था, अपने आप वहीं पहुंच जाते हैं। दूसरा आरएमएस इट्स अ पार्क, इट्स अ पार्क, आराम से बैठ जाओ, बातें करो। अच्छा कोई उधर से आएगा, आइए आइसक्रीम ले लीजिए, आइसक्रीम ले लेना। इट्स अ सेंट्रल पार्क। अपना बैठे हैं, अपना ग्रुप बना के बैठे हैं, तुम आइसक्रीम खाओ हम खाए। उधर से मूंगफली बेचने वाला है, मूंगफली अपना रुमाल बिछा के मूंगफली फोड़ो, नमक के साथ चाट के खा जाओ आराम से। इट्स अ पार्क। बेटा दोनों पीछे जाओ, केवी और तुम दोनों पीछे जाओ। एक तो तुम लोग लड़कियों के रो में घुस जाते हो। चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। वो मुझे मालूम बेटा तुम्हारी कहाँ होती है। पीछे चले जाओ, केवी तुम भी पीछे चले जाओ। फिर तो बेटा ये होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती, उसके बाद बातें रह जाती हैं। हाँ, ये बात फैक्ट वाली बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। फिर सब सिंपल कहानी। लेकिन ध्यान से आरएमएस स्पीड, अब जरा सुनिए, आरएमएस स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, प्लीज सुनिए। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, हमें ये पूछा जाएगा आरएमएस स्पीड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर कैसे। तो बोलिए देखिए, क्या P बराबर हम जानते हैं 1/3 रो वी आरएमएस का स्क्वायर, ये जानते हैं।
क्या मैं यहाँ पर वी आरएमएस की वैल्यू लिख सकता हूँ √3p/ρ? बोलो सही। तो आरएमएस स्पीड √3p/ρ। रुकना एक सेकेंड, अभी बात खत्म नहीं हुई है। एक तो आरएमएस स्पीड का ये फार्मूला है √3p/ρ। एक बार क्या हुआ, थ्योरेटिकल सवाल पूछा, और सवाल क्या पूछा जरा ध्यान से सुनना। पूछा ये कि एक वेसल में गैस भरा है, आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब क्या हुआ, बोला यार गैस का प्रेशर बढ़ा दिए, आरएमएस स्पीड पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या होता बेटा, प्रेशर बढ़ाने से आरएमएस स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा देखने में लगता है कि √p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि नहीं, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जरा आप आइडियल गैस इक्वेशन सोचो, क्या हम जानते हैं PV = nRT? अब एक काम करो, वॉल्यूम जो है ध्यान देना, क्या नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है? वेट को W से लिख देते, नीचे ले आओ, और वॉल्यूम को और नीचे ले आओ। क्या ऐसा लिख सकते हैं RT अपॉन वेट तो इधर चला गया, मॉलिक्यूलर वेट नीचे। कैपिटल M क्या है बेटा, जल्दी बताओ? मॉलिक्यूलर वेट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? P क्या है? W क्या है? वेट ऑफ द गैस। और D क्या है? वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। गैस का वेट कहो या गैस का मास, गैस के केस में गारंटी बात करनी नहीं है। तो P/ρ which is equal to RT अपॉन। अगर आपसे क्वेश्चन में कहे कि हमने गैस का प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर वही रखा है, प्रेशर बढ़ाया, तो आप बोलेंगे प्रेशर बढ़ाओगे तो इन अदर हैंड डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, एंड P/ρ रिमेंस कांस्टेंट। इसलिए बेटा बहुत जरूरी बात ये है कि आरएमएस स्पीड डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्रेशर, डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्रेशर, डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्रेशर। यानी ये देखिए, अगर आपको फैक्ट पता रहेगा सही आंसर आपको दिखने लगेगा। अगर आप आधी अधूरी पढ़ के जाएंगे तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक से पॉइंट है, भैया चाचा बातें ना करो, बेसिक पॉइंट है याद रखने हैं। बोलो क्लियर? दूसरी बात बेटा रुकिए, P/ρ की वैल्यू मैंने RT/m भी देखा, तो क्यों ना आरएमएस स्पीड में ऐसे भी लिख सकता हूं, √3 और P/ρ की जगह RT/m, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो V आरएमएस स्पीड इज √3 RT/m। ठीक हो? बातें नहीं सेलेक्ट हो गए, टेंशन क्या ले रहे? रैंक के लिए आए हो तुम यहाँ पे, 1 से 10 तक हमें रैंक लेना है। सिलेक्शन तो हो ही चुका है, 615 से ज्यादा नंबर है तुम्हारा। भैया साहब मिटाएं, मिटा दे बेटा। वो दोनों सो गई, बढ़िया है। उसको बोलो गुड मॉर्निंग। कौन से मेडिकल कॉलेज में गई थी? FMC। अरे क्या बात है, सही है बेटा, सही है। चलिए टाइगर, अच्छा एक चीज सुनिए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अरे भाई सुनो, अच्छा एक सुनो, चाचा आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला √3 RT/m है। एक चीज मैं बताता हूँ, इसमें काम की बात है। अच्छा क्या सभी बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है आरएमएस स्पीड √? एक जमाना था जब मैंने R की वैल्यू लिखा था एवोगाड्रो नंबर इनटू kb, ऐसा लिखा था, और अपॉन
अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर में मॉलिक्यूलर वेट, एवोगाड्रो नंबर में एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई कर दो। बोलो भाई, एक मॉलिक्यूल का वेट और मॉलिक्यूलर वेट में फर्क समझ में आता है? अगर हम बोलते हैं 32 ग्राम है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या 32 ग्राम उसके एक मॉलिक्यूल का वेट है क्या? उसके एक मॉलिक्यूल के वेट में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते तब वो 32 ग्राम आता है। बोलो क्लियर? तो एवोगाड्रो नंबर से, तो इसीलिए बेटा आरएमएस स्पीड का फार्मूला अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखें तो 3 kBt अपॉन एक मॉलिक्यूल का मास। व्हाट इज इट? स्मॉल लेटर में क्या बेटा? एक मॉलिक्यूल का वेट या मास। वेट का हो या मास का हो, गैस के केस में बात एक ही होती है बेटा। लिखो, फेस से कंफ्यूज हो गए। बोलो ना। अरे आर की वैल्यू मैंने बताया था Na into Kb और एक मॉलिक्यूल का वेट m है। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट। ये केमिस्ट्री में मोल कांसेप्ट में पढ़ना है। एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन है ये। एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन है। When molecular weight is divided by the weight of one molecule, we have the Avogadro number, constant quantity. Avogadro number फिक्स होती है। बोला कोई भी गैस ले लो, उसके मॉलिक्यूलर वेट को उसके मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, वो फिक्स हो जाता है। यही तो एवोगाड्रो नंबर का है कांसेप्ट। भैया शांत, चाचा मिटा देना बेटा। अच्छा बताओ, ओवरऑल आरएमएस स्पीड के कितने फॉर्मूले जल्दी बताओ मुझे? तीन फॉर्मूले। चलो पहले प्रेशर के टर्म से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 3p/। अच्छा चलो आर के टर्म से बताओ। m कौन सा, मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट। और चलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में एक मॉलिक्यूल का वेट। आ रहा समझ में? ये तीन फॉर्मूले आपको हर वक्त रट्टा मार के चलने पड़ेंगे, एकदम याद होना चाहिए। नहीं आ समझ में? लिख लो भाई, लिख लो, सब जरूरी बातें हैं। मिटाएं। देखो यहाँ आरएमएस स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड बतानी होती है, यहाँ केजी लिखना या 1.382 × 10⁻23। अब बोलेगा ऑक्सीजन का आरएमएस स्पीड बताओ, तो ऑक्सीजन का मान 32 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है। 32 ग्राम को 10⁻³ कर लेंगे केजी में। आर वैल्यू मालूम है 25/3, 3 कट जाएगा टेम्परेचर केल्विन में। ग्राम वाला नहीं लिखना है, क्या लिखना है? केजी वाला। एसआई यूनिट में बदल के करना है। आ रहा समझ में? लिखेगा बेटा सेकेंड एवरेज स्पीड, जिसका हो गया वो बाहर जा सकता है। सेकेंड एवरेज स्पीड कंटेनर में, वेसल में गैस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, सबकी स्पीड का एवरेज। ध्यान दो बेटा, एवरेज स्पीड क्या होगा? हर पार्टिकल की स्पीड देख लो, सबका सम कर लो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। दिस इज द एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड कैसे डिराइव हुआ ये सब नहीं पढ़ना है। एवरेज स्पीड का फार्मूला √8RT/r लिखा ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। देखो मेन बात तो सुनता ही नहीं है, लिखने के चक्कर में, लिखने के धुन में वो सुनना ही पसंद नहीं करता है। ऊपर आर लिखा है तो नीचे क्या लिखना है? एक मॉलिक्यूल का वेट या मॉलिक्यूलर वेट? और यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो T/π स्मॉल n। पूछा जाएगा सर कहाँ से आया, तो ये अभी नहीं पढ़ना बेटा, अपने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम में आप इसके बारे में डिराइव करना। मैं न रोकने आऊंगा न टोकने आऊंगा। ये नीट के लिए तो नहीं पढ़ना है। आराम से लिख लिया? मिटा दूं?
थर्ड लिखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। शांति भैया, शांति, छोड़ दो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जा तू जा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा बताइए, इसका भी हमें डेरिवेशन नहीं करना है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला किसी को मालूम है? 2RT अपॉन ये मॉलिक्यूलर वेट और ये फिर 2kBT अपॉन स्मॉल m। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, तीनों स्पीड में कौन सा स्पीड बड़ा होता है? हाँ, सबको पता होना चाहिए। RMS स्पीड बड़ा, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। याद रख सकते हैं RAM, RAM। RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रेशियो। अच्छा देखो, RT/N तो बढ़ जाएगा सबका। यहाँ आएगा कितना? √3 √8/π √2। ये हमें याद रख लेना चाहिए। ठीक है, सब काम की बात है। अब कल पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और चैप्टर फिनिश। क्या पढ़ाना है कल? डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिनिश हो जाएगा। छोटी मोटी बातें और मैं बता दूंगा। क्या आएगा? सब आएगा।